हाय दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम क्या है अपना इंडक्शन मशीन। ठीक है, तो अभी तक हम बाकी की मशीन्स कवर कर चुके हैं। कौन कौन सी मशीन? ट्रांसफॉर्मर, डीसी मशीन और सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, अब इंडक्शन मशीन जब हम कवर करेंगे तो आप ये देखोगे इसमें काफी चीजें सिमिलर होती हैं सिंक्रोनस मशीन जैसी, और कुछ चीजें सिमिलर होती हैं लाइक अ ट्रांसफॉर्मर। तो ये बेसिकली दोनों का ही यूज हमें यहां करना पड़ेगा। कुछ कॉन्सेप्ट सीधा ट्रांसफॉर्मर से उठाएंगे और कुछ कॉन्सेप्ट सिंक्रोनस मशीन से उठाएंगे। अब देखो इस वीडियो के अंदर इन पर्टिकुलर हम क्या करने वाले हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीजें बताने वाला हूं इंडक्शन मशीन से रिलेटेड। काफी उसके अंदर जाकर के बात करेंगे कि इंडक्शन मशीन के अंदर वर्किंग कैसे होती है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड बनने से क्या होता है। इतना मतलब बिल्कुल एकदम बेसिक चीजें कि मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ आएगा, ईएमएफ से करंट आएगा, इतना जीरो लेवल पे हम बात करेंगे। और जैसा मैंने बोला इंडक्शन मशीन दो मशीन्स के कॉम्बिनेशन से बनेगी, सिंक्रोनस और ट्रांसफॉर्मर। तो मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि इंडक्शन मशीन और ट्रांसफॉर्मर में क्या रिलेशन होता है, बेसिकली कि क्या सिमिलैरिटीज होती हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक वीडियो रहेगा इंडक्शन मशीन के बारे में। अब देखो इंडक्शन मशीन के अंदर सबसे पहली बात हम ये कहते हैं, इट इज अ सिंगली एक्साइटेड एसी मशीन। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? देखो डीसी और सिंक्रोनस की अगर बात करो, डीसी मशीन में एक फील्ड वाइंडिंग थी, एक आर्मेचर वाइंडिंग थी, दोनों में ही करंट फ्लो करता है सोर्स की मदद से। तो उन्हें कह देते हैं डबली एक्साइटेड मशीन। डबली एक्साइटेड माने दो वाइंडिंग्स हैं, दोनों में एक्साइटेशन प्रोवाइड की जा रही है, दैट इज डबली एक्साइटेड। वहीं इंडक्शन मशीन में एक ही वाइंडिंग में एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं और दूसरी वाइंडिंग में जो भी करंट, एनर्जी, पावर, वोल्टेज जाता है वो इंडक्शन की मदद से जाता है। इंडक्शन माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि है यहां पे म्यूचुअल इंडक्शन। यानी सोर्स सिर्फ एक वाइंडिंग से कनेक्ट होगा, सोर्स दोनों वाइंडिंग से कनेक्ट नहीं होगा। उस एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग तक एनर्जी जाती है बाय मींस ऑफ इंडक्शन। सिंक्रोनस में जैसे देखो स्टेटर वाइंडिंग पे एक थ्री फेज सोर्स था और रोटर वाइंडिंग पे डीसी सोर्स था। डीसी मशीन में रोटर और स्टेटर दोनों ही वाइंडिंग पे डीसी सोर्स था। अब मैं बोल रहा हूं एसी सोर्स लगेगा लेकिन सिर्फ एक वाइंडिंग पे। तो इसमें लिखना इंडक्शन मशीन इज अ singly excited AC machine in which supply is only connected at one winding and the other winding receives energy from first winding by means of mutual induction. ठीक है, by means of mutual induction. Next point, the stator of induction machine is excited by means of three-phase AC supply and the rotor receives its energy from the stator through the air gap by the process of mutual induction. ठीक है, एनर्जी स्टेटर से रोटर जाएगी एयर गैप से होते हुए, और क्या फिनोमिना होगा इसके बीच में? म्यूचुअल इंडक्शन। इतनी बात क्लियर हुई? ये क्लियर? सिंक्रोनस और इंडक्शन में क्या डिफरेंस है? इंडक्शन में कोई भी डीसी एक्साइटेशन नहीं लगेगा जैसे सिंक्रोनस के रोटर पे लगा था। अब थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं। मैंने ये चीज सिंक्रोनस के अंदर भी बोली थी कि सिंक्रोनस का जो स्टेटर होता है सेम स्टेटर डिजाइन होता है इंडक्शन मशीन का। ठीक है, सेम टाइप का। यानी इसमें भी थ्री फेज एसी वाइंडिंग होगी और वो थ्री फेजेस आपस में 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होंगे और 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसमें बनेगी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें लिखना थ्री फेज एसी सप्लाई on the stator produces a rotating magnetic field which cuts the rotor conductors and induces an EMF in the rotor causing
a current to flow in the rotor, and hence energy flows from stator to rotor by means of mutual EMF। ठीक है, स्टेटर से रोटर में एक EMF इंड्यूस हो रहा है जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है रोटर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इफ द रोटर रोटेट्स at a speed less than synchronous speed, then the machine works as a motor, and if the rotor rotates at a speed greater than synchronous speed by means of prime mover, then machine works as generator। तो देखो यहां दो पॉसिबिलिटी होती है इंडक्शन मशीन के अंदर। अगर रोटर स्पीड सिंक्रोनस से कम हुई तो इंडक्शन मोटर, यहां स्पीड कभी भी सिंक्रोनस नहीं होती है, ये चीज आगे समझ आ जाएगी ऐसा क्यों। और स्पीड अगर सिंक्रोनस से ज्यादा हुई, ज्यादा ले जाने के लिए प्राइम मूवर का यूज करना पड़ता है, देन इट इज इंडक्शन जनरेटर। इंडक्शन जनरेटर का यूज बहुत रेयर होता है, इसीलिए इस चैप्टर के अंदर अपना ज्यादा फोकस इंडक्शन मोटर के बारे में रहता है, ना कि जनरेटर। ठीक है, और मैक्सिमम एग्जाम के अंदर भी जो क्वेश्चंस आते हैं दैट आर रिगार्डिंग इंडक्शन मोटर, बट मैं आपको इंडक्शन जनरेटर भी समझाऊंगा, ये भी बताऊंगा कि किस तरह से वो इंडक्शन मोटर से डिफरेंट है और कैसे सेम वे में उसका एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकते हो। यानी अगर सिर्फ इंडक्शन मोटर तक की ही नॉलेज है, उसी सेम नॉलेज से कैसे इंडक्शन जनरेटर सॉर्ट आउट कर सकते हो, वो भी हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। एक पॉइंट और लिख लो, सिंस द इंडक्शन मशीन can never rotate at synchronous speed, it is also called as asynchronous machine। ठीक है, ये कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं घूमती है, तो उससे कम या तो उससे ज्यादा, इसीलिए इसको एसिंक्रोनस भी कहते हैं। ठीक है, बेसिक बातें क्लियर हुई। अब बात यह आती है कि हमने ऐसा बोला कि इंडक्शन मशीन को कंपेयर किया जा सकता है एक ट्रांसफॉर्मर से, तो एक पॉइंट लिखो या हेडिंग लिखो, कंपैरिजन ऑफ इंडक्शन मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर। कंपैरिजन ऑफ इंडक्शन मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर। अब दो कॉलम बना लो, पहला कॉलम ऐसे लिख लेना, इंडक्शन मोटर, या इंडक्शन मशीन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंडक्शन मोटर, और ऐसे ही दूसरा कॉलम ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब भाई मैं ये तो मान के चलूंगा कि ट्रांसफॉर्मर का बेसिक क्लियर होगा, याद होगा। अब क्योंकि देखो जो लोग शुरू से मशीन अटेंड कर रहे हैं, जो लोग शुरू से वीडियोस देख रहे हैं, मैं ये मानता हूं ट्रांसफॉर्मर पढ़े हुए काफी टाइम हो गया होगा, तो एक एक बारीकी से तो चीजें याद नहीं होंगी, बट हाँ एटलीस्ट ऊपर ऊपर से थोड़ी चीजें याद ही होंगी, इतना अभी तक मेमोरी में रिटेन रहा होगा। ठीक है, एक एक न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा हूं, बस थ्योरी वाइज थोड़ा बहुत चीजें पता होंगी। अब ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो सोर्स लगता है वो कहां लगता है, प्राइमरी पे, उससे एनर्जी कहां पहुंचती है, सेकेंडरी पे। ऐसे ही मैंने इंडक्शन में अभी बोला, सोर्स लगेगा स्टेटर पे और उससे एनर्जी पहुंचेगी रोटर पे। तो अगर इंडक्शन मशीन सिंगली एक्साइटेड है कि एक ही वाइंडिंग पे सोर्स कनेक्टेड है, सिंगली एक्साइटेड मशीन, तो ट्रांसफॉर्मर भी क्या है, सिंगली एक्साइटेड मशीन। यहां भी सोर्स सिर्फ एक ही वाइंडिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये दोनों में सिमिलैरिटी हुई। अब ट्रांसफॉर्मर में सोर्स कहां लगता है, प्राइमरी पे, और लोड कहां लगता है, सेकेंडरी पे। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर वाइंडिंग्स को नाम दे सकते हो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वहीं इंडक्शन मशीन में वाइंडिंग्स का नाम होगा स्टेटर एंड रोटर। इंडक्शन मशीन में जो है ना फील्ड और आर्मेचर का यूज नहीं करते। ठीक है, इसलिए क्योंकि डीसी और सिंक्रोनस के अंदर खासियत क्या थी कि एक वाइंडिंग फ्लक्स बनाती थी और दूसरी वाइंडिंग लोड या सोर्स का करंट कैरी करती थी। जो वाइंडिंग लोड या सोर्स का करंट कैरी करे उसे हम कहते थे आर्मेचर, और जो फ्लक्स बनाए उसे कहते थे फील्ड वाइंडिंग। लेकिन इंडक्शन मशीन में दोनों ही काम एक ही वाइंडिंग करती है, वो है स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग ही फ्लक्स भी बनाती है और स्टेटर वाइंडिंग ही सोर्स का करंट भी कैरी करती है।
जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी के अंदर जो करंट जाता था वो दो करंट से बनता था, I1 डैश और I0। I1 डैश आता था लोड की वजह से और I0 आता था फ्लक्स बनाने के लिए। ठीक है, I म्यू से बनता है ना I0, I म्यू प्लस IW, याद आ रहा है? तो मैं ये कह रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मर का जो प्राइमरी करंट होता है I1, उसको लिखते हो I1 डैश प्लस I0, जिसमें I1 डैश तो लोड के कारण आता है और I0 आता है मैग्नेटाइजिंग ब्रांच के कारण। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि इंडक्शन मशीन में भी जो स्टेटर वाइंडिंग है वो दोनों ही करंट कैरी करेगी, फील्ड बनाने का भी और जो सोर्स से आने वाला करंट है वो भी, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी। अब अगला लिखना, इंडक्शन मशीन में लिखना प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और ट्रांसफॉर्मर में भी लिखो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। दोनों ही म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। इंडक्शन में लिखो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, यानी इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। ट्रांसफॉर्मर में नो एनर्जी कन्वर्जन, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी पे इनपुट भी इलेक्ट्रिकल होता है और सेकेंडरी का आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल होता है। वो अलग बात है कि बीच में एनर्जी मैग्नेटिक डोमेन से पास होती है, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही किस पे होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। ठीक है, लेकिन इंडक्शन में स्टार्ट इलेक्ट्रिकल पे होगा तो खत्म मैकेनिकल पे, और स्टार्ट मैकेनिकल पे होगा तो खत्म इलेक्ट्रिकल पे। अगला लिखना इंडक्शन मोटर में कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट। कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट। अब ये कंपोजिट का क्या मतलब है कि इंडक्शन मशीन में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे तो दो हिस्सों से पास होगी। वो आयरन से भी पास होगी, स्टेटर और रोटर के, और उनके बीच के एयर गैप से भी पास होगी। और वहीं ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो मैग्नेटिक सर्किट था उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट था? आयरन। ओनली आयरन इज प्रेजेंट इन फ्लक्स पाथ। याद करो, ट्रांसफॉर्मर का कोर टाइप ले लो या शेल टाइप ले लो, प्राइमरी से सेकेंडरी जाने के लिए फ्लक्स पूरा आयरन से पास होता है। अब वो अलग बात है कि कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स लीक हो जाता है, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ने तो ये बताया था कि कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स एयर से पास होता है, उसको लीकेज कहते हैं। बट एक चीज मेरी इस बात को समझो, लीकेज फ्लक्स को अभी हटाओ, जो एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग जाए यानी म्यूचुअल फ्लक्स, वो सिर्फ किससे पास होता है? आयरन से। वहीं इंडक्शन मशीन में म्यूचुअल फ्लक्स कौन सा है? जो स्टेटर और रोटर दोनों में लिंक हो। अगर एक ही फ्लक्स स्टेटर रोटर दोनों से पास हो रहा है तो उसके बीच के एयर गैप से भी पास होगा। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो म्यूचुअल फ्लक्स का रास्ता है उसमें आयरन भी पड़ रहा है, स्टेटर और रोटर का, और बीच का एयर गैप भी। ट्रांसफॉर्मर में जो म्यूचुअल फ्लक्स है प्राइमरी से सेकेंडरी जाने वाला, उसमें सिर्फ कौन पड़ रहा है? आयरन। उस बीच में कोई एयर गैप नहीं है। अब वो अलग बात है कि ट्रांसफॉर्मर के कोर को बीच में से कट कर दो और थोड़ा सा हिस्सा रिमूव कर दो, तब आ जाएगा एयर गैप। ठीक है, चाहे तो मैं यहां ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बात को विजुअलाइज ना कर पा रहे हो। देखो, सिंपल सा ट्रांसफॉर्मर बना रहा हूं जैसा हम दिखाते हैं। ये ऐसे ट्रांसफॉर्मर दिखा देते हैं। अब भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ट्रांसफॉर्मर का फिगर भी भूल चुके हो कि इतना टाइम हो गया है पड़े हुए। ठीक है, इतनी लो एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब ये I1 करंट जब आता है तो कैसा फ्लक्स बनता है बताओ? ये तो हम लोग कई बार देख चुके हैं। I1 करंट की वजह से फ्लक्स अपवर्ड्स बनता है। अब ये फ्लक्स जब अपवर्ड बनता है तो कैसे मूव करता है? क्लॉकवाइज। अब देखो, प्राइमरी से सेकेंडरी जाने वाला सारा फ्लक्स कैसे गया है? आयरन से। ये चीज मैं बोल रहा हूं। और वहीं यहां जब स्टेटर रोटर है, मान लो ये स्टेटर हो गया, इसके अंदर ये छोटा सा रोटर आ गया। तो मैंने बोला अगर स्टेटर की एक कॉइल है, ठीक है, सपोज इस तरह का, इसके अंदर करंट आ रहा है नीचे की तरफ, तो ये देखो, ये जो करंट आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी ये इस तरह से अपना रास्ता पूरा करेगी ना। अब देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर ये एयर से भी पास हो रही है, स्टेटर के आयरन से भी और रोटर के आयरन से भी। यही चीज मैंने बोली थी
कि जो रोटर से स्टेटर या स्टेटर से रोटर जाने वाली फ्लक्स है वो एयर गैप से पास होगी, इधर प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से प्राइमरी आने वाला फ्लक्स एयर गैप से पास नहीं होगा। इससे ये भी समझ सकते हो कि यहां मैग्नेटिक सर्किट का रिलक्टेंस बढ़ गया एयर गैप आने से। ये तो मैंने बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक में बताया था मैग्नेटिक सर्किट में कि एयर गैप का रिलक्टेंस हाई होता है क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी लो होती है। तो अगला पॉइंट यही बना के लिख लो, द रिलक्टेंस ऑफ द फ्लक्स पाथ इज हाई, इंडक्शन में लिखना इज हाई ड्यू टू एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। ठीक है, अगला लिखो ट्रांसफॉर्मर में, द रिलक्टेंस ऑफ फ्लक्स पाथ इज लो because there is no air gap between primary and secondary। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब रिलक्टेंस हाई होने से क्या होता है, हम ये जानते हैं एमएमएफ इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। ठीक है, एमएमएफ होता है एन इंटू मैग्नेटाइजिंग करंट। याद करो ट्रांसफॉर्मर, फ्लक्स बनाने वाला करंट क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट। सारी ट्रांसफॉर्मर वाली टर्म्स वापस आएंगी यहां, तो यहां से तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर भी रिवाइज हो जाएगा। तो अगर रिलक्टेंस बढ़ गया तो सेम फ्लक्स के लिए ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड होगा। तो इसमें लिखना, पहले वाला नोट कर लो, इंडक्शन के नीचे ही नोट कर लो भले ही। इसके बाद लिखना इंडक्शन के अंदर, ड्यू टू हाई रिलक्टेंस द मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड फॉर सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स is higher in induction machine, is higher in induction machine। तो इंडक्शन मशीन में जो आई म्यू होता है ये 30 से 35% होता है IFL का। ठीक है, फुल लोड करंट या रेटेड करंट का 30 to 35% होता है आई म्यू। ट्रांसफॉर्मर में लिखना, सिंस रिलक्टेंस इज लो less magnetizing current is drawn from the supply, और I म्यू लिख लो 4 to 5% of IFL, 4 to 5% of IFL। अब देखो ट्रांसफॉर्मर में तो ज्यादातर जगह आई म्यू इग्नोर हो जाता था क्वेश्चन में, इंडक्शन में नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका आई म्यू काफी ज्यादा होता है। अगला लिखो, इंडक्शन मशीन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस, ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। इस बात का क्या मतलब है, ट्रांसफॉर्मर में अगर प्राइमरी पे 50 हर्ट्ज का सोर्स लगाओगे तो सेकेंडरी पे बनने वाली वोल्टेज का भी फ्रीक्वेंसी होगा 50 हर्ट्ज। लेकिन इंडक्शन मशीन में क्या होता है, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी अगर एफ होती है तो रोटर की फ्रीक्वेंसी बनती है एसएफ। लेकिन अभी मैं एस नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या है एस होती है वैसे स्लिप, जो लोग पहले पढ़ चुके होंगे कभी ना कभी इंडक्शन मशीन। लेकिन अभी के लिए इसको छोड़ दो, बस इतना जान लो कि स्टेटर और रोटर पे बनने वाली फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, ईएमएफ या करंट की फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं होती। ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी सेकेंडरी की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, इंडक्शन में स्टेटर रोटर की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती। ठीक है, तो मेजर डिफरेंसेस देखो ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन में क्या क्या है। इंडक्शन की रिलक्टेंस हाई है, इस कारण से उसका मैग्नेटाइजिंग करंट हाई है। इंडक्शन के अंदर स्टेटर रोटर की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होती हैं इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड इंडक्शन। इन दोनों को कंपेयर इसलिए कर लिया जाता है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में भी प्राइमरी से सेकेंडरी जो पावर जाती है दैट इज बाय म्यूचुअल इंडक्शन, और इंडक्शन के अंदर भी स्टेटर से रोटर जो पावर जाती है दैट इज बाय म्यूचुअल इंडक्शन। यानी मोर और लेस दोनों का प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम आता है। इसी वजह से ट्रांसफॉर्मर एंड इंडक्शन मशीन्स आर कंपेयर्ड, और जब इसीलिए हम इंडक्शन मशीन का सर्किट बनाएंगे तब हम ट्रांसफॉर्मर के सर्किट को भी रेफर करेंगे। ठीक है, उसी का सर्किट यूज करके इंडक्शन का सर्किट ड्रॉ किया जाएगा। अब मैं इंपॉर्टेंट बात पे आ रहा हूं, ये सब तो बेसिक चीजें हो गई, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। अब देखो हम ये बात करने वाले हैं कि इंडक्शन मशीन काम किस टाइप से करेगी, क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा। कंस्ट्रक्शन पे मैं बाद में आऊंगा क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंडक्शन मशीन का कंस्ट्रक्शन काफी हद तक सिंक्रोनस मशीन जैसा होता है, तो बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं। पहले मैं वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। अब देखो सबसे पहले क्या होता है इंडक्शन मशीन में, जो भी 3 फेज सप्लाई स्टेटर पे लगती है, स्टेटर पे 3 फेज वाइंडिंग है,
और वो 3 फेज वाइंडिंग 120 डिग्री के एंगल पे रखी गई है, तो उस पे जब 3 फेज सप्लाई लगाओगे तो क्या होगा? सब लोग जानते हैं, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कितनी स्पीड से घूमेगी? वो घूमेगी ns स्पीड से। किसके रिस्पेक्ट में? स्टेटर के। तो एक पॉइंट लिखो, when 3 phase supply is connected to the stator which contains 3 phase winding at 120 degree with respect to each other, a rotating magnetic field is produced which rotates at a speed ns with respect to the stator. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है, ये रोटर के कंडक्टर्स को कट करेगी। रोटर के कंडक्टर्स को जब ये कट करेगी तो उसमें बनाएगी ईएमएफ। तो अगला पॉइंट लिखो, दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड cuts the rotor conductors and induces an EMF in the rotor conductor. अब टॉर्क बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ करंट भी चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना आता है? IL क्रॉस B आता है ना, तो उसमें I की भी जरूरत है और B की भी जरूरत है। B तो हमने बना लिया, अब हमें क्या चाहिए? करंट। रोटर में करंट तब फ्लो होगा जब क्लोज सर्किट बने। रोटर में ईएमएफ तो आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? करंट। इसीलिए रोटर के कंडक्टर्स को दोनों तरफ से शॉर्ट सर्किट रखा जाता है। तो अगला पॉइंट यही लिखो, द रोटर कंडक्टर्स आर शॉर्ट सर्किटेड at both the ends, so when EMF is induced in the rotor, current begins to flow in rotor conductors and the rotor experiences a torque. भाई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो टॉर्क बनेगा। अब ये टॉर्क ऐसा बनेगा जो लेंज लॉ को फॉलो करे। लेंज लॉ क्या कहता है? इफेक्ट अपोजेस द कॉज। तो यानी ये जो भी टॉर्क बन रहा है, ये टॉर्क ऐसा बने जो अपने कॉज को अपोज करे। कॉज था रिलेटिव मोशन कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। रोटर के कंडक्टर और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड के बीच के रिलेटिव मोशन से ये टॉर्क बनने लगा। अब ये रिलेटिव स्पीड को अपोज करेगा, यानी ये चाहेगा कि रोटर भी मेरा ns से घूमे ताकि रिलेटिव स्पीड हो जाए 0। तो अगला पॉइंट ये लिखना, द डेवलप्ड टॉर्क अपोजेस द कॉज ऑफ इंडक्शन विच इज रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटर कंडक्टर एंड द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, so it accelerates the rotor in order to try to bring the speed of motor to synchronous speed. अगर स्पीड को इसने ns कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच में अगर रिलेटिव मोशन नहीं हुआ तो हमारा टॉर्क का काम पूरा हो गया, क्योंकि टॉर्क को तो अपने कॉज को ही अपोज करना था ना, और उसका कॉज क्या था? रिलेटिव मोशन। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। लेकिन अब देखो क्या होगा, रोटर जब एक्सेलरेट करेगा तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगेगी। तो अब अगर मैं बोलूं कि रोटर की स्पीड बढ़ते बढ़ते हो गई, इफ रोटर स्पीड इज इक्वल टू NR, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड, स्टेटर फील्ड स्पीड ये कितनी है? NS। तो रिलेटिव स्पीड क्या बनी भाई? रिलेटिव स्पीड बनी NS माइनस NR। तो जो भी EMF होगा वो प्रोपोर्शनल होगा NS माइनस NR की। क्यों? क्योंकि मोशनल EMF होता है BLV और वहां वेलोसिटी होती है कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसीलिए रिलेटिव स्पीड जब हो गई NS माइनस NR तो EMF इसी के प्रोपोर्शनल बनेगा। तो अगला पॉइंट ये लिखना, द EMF इंड्यूस्ड कॉमा करंट एंड पावर आर प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट, if the rotor rotates at synchronous speed, the relative speed becomes 0. So EMF, current and power
also become zero and hence the rotor cannot rotate at synchronous speed. ठीक है, ईएमएफ, करंट, पावर, टॉर्क अगर सब कुछ जीरो हो गया तो क्या होगा? एक चीज सोचो ना, अगर एनआर एनएस पे आ गया तो रिलेटिव स्पीड जीरो, इससे बनने वाला ईएमएफ जीरो, करंट जीरो, टॉर्क जीरो। टॉर्क ही नहीं बनेगा तो स्पीड फिर से गिरने लगेगी, स्पीड गिरेगी तो वापस क्या हो जाएगी? एनएस से कम हो जाएगी। तो जब जब स्पीड एनएस पे जाने की कोशिश करेगी, टॉर्क बार बार जीरो होगा और टॉर्क जीरो होने से स्पीड वापस एनएस से कम हो जाती है। तो एक पॉइंट ये भी लिख लेना, इफ द टॉर्क बिकम जीरो द रोटर डेसेलरेट्स, सो द स्पीड अगेन डिक्रीजेस टू अ वैल्यू बिलो सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, टू अ वैल्यू बिलो सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो ये बेसिक क्लियर हुआ, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। अब इसके आगे की बात करते हैं। देखो, पहले मैं स्टेटर बना लेता हूं, इसी चीज को मैं ग्राफिकली तुम्हें शो कर रहा हूं। ये जो टॉर्क प्रोडक्शन वाला अपना फंडा है, स्टेटर मैंने बना लिया। अब मैं जानता हूं कि स्टेटर क्या करेगा? एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा जो कितनी स्पीड से घूमेगी? एनएस से। अब मान लो कि स्टेटर का फ्लक्स है ऐसे फाई और ये कितनी स्पीड से घूम रहा है? एनएस से, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब मैं रोटर पे कंडक्टर दिखा देता हूं 3 फेज के। देखो यहां सिंक्रोनस की तरह रोटर पे डीसी वाइंडिंग नहीं होती है, यहां रोटर पे भी 3 फेज लिया जाता है। ठीक है, बी, बी डैश, ठीक है, सी, सी डैश, ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर एनएस से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी मान के ऐसा मान लो कि रोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ऐसा मान लो ये रोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, कितनी स्पीड से? एनएस से। बात क्लियर है? तो एक पॉइंट ये लिखना, इन एन इंडक्शन मशीन 3 फेज वाइंडिंग इज यूज्ड ऑन द रोटर अनलाइक सिंक्रोनस मशीन where the rotor has a DC field winding। ठीक है, यहां 3 फेज वाइंडिंग होगी। अगला पॉइंट, assume the stator magnetic field to be stationary and the rotor rotating in clockwise direction। अब मुझे यह जानना है कि इसके अंदर ईएमएफ कैसा बनेगा। देखो ए डैश की वेलोसिटी नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड राइट में बन रही है, किसकी? स्टेटर की। वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड राइट में आ रही है, तो क्या होगा? V क्रॉस B करो, V की डायरेक्शन, V क्रॉस B करो, ये V है नीचे की तरफ, ये V है ना नीचे की तरफ, B ऊपर है, तो कैसे बना? आउटवर्ड्स, तो यहां बन गया डॉट। ऐसे ही इसकी वेलोसिटी ऊपर होगी, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर, इसकी वेलोसिटी नीचे। मैग्नेटिक फील्ड राइट में है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो कैसे आएगा? V की तरफ उंगलियां रखो, B की तरफ घुमाओ, V क्रॉस B अंदर आएगा, तो यहां बन गया क्रॉस, ये क्रॉस बन गया। अब देखो, हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम ईएमएफ किस में प्रोड्यूस होता है। हम एक छोटा सा प्रिंसिपल जानते हैं, मैक्सिमम ईएमएफ उस कॉइल में बनता है जिसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाई करती है। क्यों? जैसे ए और ए डैश वाली कॉइल देखो, ये हॉरिजॉन्टल रखी है, कैसे? इस तरह से, ए डैश, ए डैश ऐसे रखी है हॉरिजॉन्टल कॉइल, ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे रखी है, तो फ्लक्स क्या हुआ? जीरो, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को कट नहीं करती। तो अगर फ्लक्स जीरो है तो फ्लक्स और ईएमएफ में तो 90 डिग्री का एंगल होता है, तो फ्लक्स जीरो होने से ईएमएफ बन जाता है मैक्सिमम। तो इसमें लिखना, मैक्सिमम ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल that lies along the magnetic field, because when a coil is parallel to magnetic field, flux is zero and EMF lags the flux by 90 degree, so EMF is maximum। ठीक है,
ये बात यहां तक क्लियर हुई। अब इतनी बात समझ आने के बाद ये देखो कि फ्लक्स आया ऐसे, ईएमएफ उससे लैग कर गया 90 डिग्री, रोटर वाला। अब बात है रोटर जब शॉर्ट सर्किटेड है तो रोटर में करंट भी आएगा। अब करंट कैसे निकालें? करंट आ सकता है वोल्टेज अपॉन इंपिडेंस से। वोल्टेज तो पता है लेकिन इंपिडेंस अभी नहीं पता है। तो अगला पॉइंट लिखो, एज्यूम दैट द रोटर इज प्योरली रेजिस्टिव, सो द रोटर करंट lies in the same phase as rotor EMF। तो यहां पे रोटर का करंट आ जाएगा I2 और इससे क्या बन जाएगा? रोटर का MMF F2। और देखो ये तो वैसे भी निकाल सकते हैं, रोटर का MMF डाउनवर्ड्स आएगा ना, क्रॉस डॉट, तो कैसे आ रहा है? डाउनवर्ड्स। अब हम क्या जानते हैं? टॉर्क निकालने का फॉर्मूला π/8 p² phi, ठीक है, इंटू F2 इंटू साइन लैम्डा। अब लैम्डा तो 90 डिग्री है तो ये टॉर्क आ गया मैक्सिमम p² phi F2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन में रीड किया था। तो अब ये वाला पॉइंट लिखो, सिंस द स्टेटर एंड रोटर MMF lie at 90 degree to each other, the torque produced is maximum, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि रेजिस्टिव लोड बस एक एजम्पशन है, ऐसा प्योर रेजिस्टेंस कभी नहीं होता। देखो स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप है, अगर एयर गैप है तो सारा स्टेटर का फ्लक्स रोटर तक नहीं जाएगा और ना ही सारा रोटर का फ्लक्स स्टेटर तक आएगा। कुछ ना कुछ फ्लक्स बीच में एयर में से अपना पाथ कंप्लीट करके लीक कर जाएगा। लीकेज को हमने देखा है ट्रांसफॉर्मर में सिंक्रोनस में कि हमेशा उसे एक लीकेज रिएक्टेंस से शो करते हैं। तो एक पॉइंट लिखना, ड्यू टू एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर द एंटायर फ्लक्स ऑफ वन वाइंडिंग डज नॉट लिंक विद द अदर वाइंडिंग, सो देयर इज सम लीकेज फ्लक्स which is represented as leakage reactance in the equivalent circuit, and hence the current should lag behind the EMF by a certain angle। अगर कोई भी रिएक्टेंस या इंडक्टेंस आ गई तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं आ सकते। अगर करंट वोल्टेज सेम फेज में नहीं आ सकते तो इस फेजर डायग्राम को क्या हो जाता है कि ईएमएफ तो ऐसे ही आता है 90 डिग्री लैग करते हुए, लेकिन ईएमएफ से जो करंट बनता है वो इससे लैगिंग बनता है और करंट के सेम फेज में आ जाता है F2। यानी अब जो लैम्डा है वो 90 नहीं रहा, वो हो गया 90 प्लस θ2। अगर यहां साइन 90 प्लस θ2 लिखोगे तो हो जाएगा cos θ2। कम हो गया आपकी बात टॉर्क, यानी कि लीकेज रिएक्टेंस आ जाने की वजह से टॉर्क घट जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी लिखो, ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस द टॉर्क डेवलप्ड रिड्यूसेस एज कंपेयर टू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और इसमें θ2 क्या होता है? tan इनवर्स x2/r2। tan इनवर्स x/r से ही तो लैग करेगा करंट, तो इतने एंगल से लैग कर रहा है तो उसकी वजह से टॉर्क कम हो गया। अब मैं कहता हूं मुझे टॉर्क बढ़ाना है तो कॉस की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, यानी थीटा को घटाना पड़ेगा। थीटा कम करने का तरीका रिएक्टेंस कम हो, तो इसमें लिखना, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टॉर्क the angle θ2 must be reduced, so the leakage reactance should be reduced, and the leakage can only be reduced by reducing the air gap between stator and rotor. So in induction machine
स्मॉल एयर गैप इज ऑलवेज प्रेफरेबल, ठीक है। लेकिन सिंक्रोनस में क्या होता है, सिंक्रोनस में ऐसा होता है कि एयर गैप अगर बढ़ता है तो लीकेज तो बढ़ता है, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाता है। अब सिंक्रोनस रिएक्टेंस होती है लीकेज प्लस आर्मेचर रिएक्शन, जिसमें आर्मेचर रिएक्शन डोमिनेट करने के कारण एक्सेस कम हो जाता है। फिर मैक्सिमम पावर होती है EF VT बाय एक्सेस, एक्सेस कम होने से मैक्सिमम पावर बढ़ती है, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखो, इन सिंक्रोनस मशीन लार्ज एयर गैप इज ऑलवेज प्रेफर्ड in order to decrease the synchronous reactance and increase the maximum power, ठीक है, which increases the stability। तो ये एक मेजर डिफरेंस आ जाता है इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन में कि इंडक्शन में एयर गैप जितना कम रहे उतना बेहतर, सिंक्रोनस में एयर गैप जितना ज्यादा रहे उतना बेटर, ठीक है। तो अब देखो सिंक्रोनस और इंडक्शन में ऐसा डिफरेंस किसकी वजह से आए, XAR, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन की बात ही नहीं हुई इंडक्शन के अंदर। अब कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन भी होता है जो कि आपको काफी ऑनलाइन पोर्टल पे भी दिख जाएगा, इवन कोरा पे भी डाला हुआ है, कि ये आर्मेचर रिएक्शन इंडक्शन में क्यों नहीं होता। अब ये बताओ ये आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। हम कहते हैं जब फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स बनाती है उसके रिएक्शन में आर्मेचर वाइंडिंग फ्लक्स बनाती है, उसे कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। लेकिन यहां फील्ड और आर्मेचर दोनों का काम सिर्फ स्टेटर वाइंडिंग कर रही है, तो यहां आर्मेचर रिएक्शन का स्कोप है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए इंडक्शन में आर्मेचर रिएक्शन की बात नहीं करते। तो इसमें लिख लेना, इंडक्शन मशीन डज नॉट हैव आर्मेचर रिएक्शन बिकॉज द फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टेटर वाइंडिंग and it itself carries the source current, so the stator winding works as field as well as armature winding, and hence there is no concept of armature reaction, ठीक है। कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं बनने वाला है। मेरी बात यहां तक क्लियर हुई। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखना, कई बार इंटरव्यूज में भी पूछ लेते हैं कि सिंक्रोनस में लार्जर एयर गैप क्यों है, ताकि स्टेबिलिटी बढ़ाएं, इंडक्शन में कम क्यों है, ताकि टॉर्क बढ़ाएं, लीकेज घटा के टॉर्क बढ़ाने के लिए। अब देखो टॉर्क प्रोडक्शन के अंदर दो कंडीशंस हम अच्छे से जानते हैं। कौन कौन सी दो कंडीशन, एक तो कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड NS से घूमनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन कि स्टेटर और रोटर में सेम नंबर ऑफ पोल्स बनने चाहिए, ऐसा हम लोग जानते हैं ना। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड NS से घूमे या सेम स्पीड से घूमे, ये हम आगे चल के प्रूव करेंगे। अभी मैं सेकंड कंडीशन उठा रहा हूं कि दे मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ पोल्स। तो देखो होता क्या है कि ये जो अपनी इंडक्शन मशीन है, इंडक्शन मशीन जो है ये दो कंस्ट्रक्शन में चलती है। एक होता है स्क्विरल केज, दूसरा होता है वाउंड रोटर या स्लिप रिंग भी बोलते हैं। अब स्क्विरल केज में जो है ना, रोटर पे कंस्ट्रक्शन कुछ डैम्पर वाइंडिंग की तरह होती है, यानी सीधे सीधे ऐसे बार, सरिया कह दो, रॉड कह दो, ऐसे डायरेक्टली रोटर पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं स्क्विरल केज। और वाउंड रोटर में रोटर पे प्रॉपरली वाइंडिंग रखी जाती है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब हम क्या कह रहे हैं, टॉर्क तभी बनेगा जब स्टेटर और रोटर पे सेम नंबर ऑफ पोल्स आए। तो देखो मैं एक काम करता हूं, दो पोल तो समझना आसान है, इसीलिए मैं स्टेटर पे जो है ना 4 पोल लेके चलता हूं, वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लो यहां नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, स्टेटर पे 4 पोल्स मान लो। अब मैं पहले की तरह ले रहा हूं कि स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है
जिस कारण से रोटर को मान लेंगे क्लॉकवाइज घूमते हुए। अब रोटर पे मैं कंडक्टर्स दिखा रहा हूं। अब देखो, हम ये जरूर जानते हैं कि दो पोल्स के बीच में हमेशा क्या होती है, न्यूट्रल एक्सिस या क्यू एक्सिस जिसे कहते हैं। पोल्स को बोलते हैं डी एक्सिस और पोल्स के बीच में क्यू एक्सिस या न्यूट्रल एक्सिस। जैसे डीसी मशीन में बोला था, न्यूट्रल एक्सिस में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल आते हैं, जिस कारण से न्यूट्रल एक्सिस में कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता। अब देखो, ये रोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसकी वजह से अभी हमने ईएमएफ निकाला था पहले कि नॉर्थ के नीचे डॉट आ रहा था, सॉरी नॉर्थ के नीचे क्रॉस आया था ना, चेक कर लेते हैं। ये ऐसे घूम रहा होगा, सॉरी राइट में, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसको राइट में घूम रहा होगा ये, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर आती है। अगर नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से बाहर का मतलब नीचे, वेलोसिटी राइट में, v क्रॉस b अंदर आ रहा है, तो नॉर्थ के नीचे क्रॉस बना दोगे। न्यूट्रल एक्सिस पे कुछ मत दिखाओ, साउथ के नीचे डॉट, फिर नॉर्थ के नीचे क्रॉस, फिर साउथ के नीचे डॉट। अब ये क्रॉस जो है अपनी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा, क्रॉस बनाएगा क्लॉकवाइज। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैं बना देता हूं क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, साउथ बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दी एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्रॉस बनाएगा क्लॉकवाइज, इसकी भी ऐसे ही बना लो। फिर साउथ बनाएगा, सॉरी डॉट बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो डॉट की ऐसे बना लो एंटी क्लॉकवाइज। अब बस रोटर पे फोकस करना। देखो, रोटर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही है माने नॉर्थ पोल, रोटर के अंदर आ रही है साउथ, रोटर के बाहर जा रही है नॉर्थ, रोटर के अंदर आ रही है साउथ। ये बन गया। अब इससे टॉर्क निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, स्टेटर का साउथ रोटर के साउथ को रिपेल करेगा और स्टेटर का नॉर्थ रोटर के साउथ को अट्रैक्ट करेगा। स्टेटर का नॉर्थ रोटर के नॉर्थ को रिपेल, स्टेटर का साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट। स्टेटर का नॉर्थ रोटर के साउथ को अट्रैक्ट करेगा, स्टेटर का साउथ रोटर के साउथ को रिपेल करेगा। स्टेटर का साउथ रोटर के नॉर्थ को अट्रैक्ट और स्टेटर का नॉर्थ रोटर के नॉर्थ को रिपेल। तो ये टॉर्क कैसे बन गया भाई, ये पूरा जो ब्लू वाले एरोज हैं ये टॉर्क हैं, ये है एंटी क्लॉकवाइज। और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में घूमती हुई मानी थी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें लिखना, इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर the rotor has conductors just like damper bars, and as we can see, same number of poles are induced on the rotor as the stator. ठीक है, which is an essential condition for torque production. यहां सेम नंबर ऑफ पोल्स अपने आप बन गए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, in wound rotor induction motor, the winding on the rotor should be such that same number of poles are induced on the rotor as the stator. यानी स्क्विरल केज में तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप रोटर पे उतने ही पोल बनते हैं जितने स्टेटर पे हैं। लेकिन वाउंड रोटर में वाइंडिंग ऐसी बनाओ कि रोटर पे उतने ही पोल बने जितने स्टेटर पे हैं। ऐसा क्यों, देखो पोल कहां बन रहा है, डॉट से क्रॉस गए पोल, क्रॉस से डॉट गए पोल, डॉट से क्रॉस पोल, क्रॉस से डॉट पोल। यानी जब जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है तो पोल बनता है। तो वाइंडिंग ऐसी बनानी है वाउंड रोटर में कि करंट उतनी बार ही डायरेक्शन चेंज करे जितने पोल किस पे हैं, स्टेटर पे। तो इसमें लिखना, whenever the current reverses its direction, a pole is induced. So in wound rotor,
द वाइंडिंग शुड बी डिजाइन्ड सच दैट करंट रिवर्सल टेक्स प्लेस as many number of times as there are poles on the stator। तो वाउंड रोटर में तुम्हारे हाथ में कितने पोल रोटर पे रखने हैं, तो कितने रखोगे जितने स्टेटर पे हैं। स्क्विरल केज में तुम्हें कुछ नहीं करना, स्टेटर पे जितने पोल हैं ऑटोमेटिकली उतने ही पोल किस पे बन जाएंगे, रोटर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें याद रखनी है। स्क्विरल केज में रोटर पे पोल अपने आप आते हैं, वाउंड रोटर पे हमें बनाने पड़ते हैं स्टेटर के बराबर। अगला पॉइंट लिखना, द टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ऑन द रोटर in the same direction as the rotating magnetic field because the torque tries to reduce the relative speed between stator and rotor। ये तो मैंने अभी वर्किंग प्रिंसिपल में भी बोला था, स्टेटर और रोटर के बीच की रिलेटिव स्पीड, सॉरी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर, वहां स्टेटर एंड रोटर की जगह कर लेना स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर। तो मैंने बोला था टॉर्क अपने कॉज को अपोज करता है, कॉज था रिलेटिव स्पीड, तो टॉर्क चाहता है कि रोटर ns पे घूमे, इसीलिए टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में। और इसको देखो जो अभी फेजर बनाया था ना, उससे भी समझ सकते हो। ये फाई था, हमने ऐसे माना था ना ये ns से घूम रहा है, ये EMF था, ये I2 था और ये F2 था। ये किसकी बात चल रही थी, रोटर। तो टॉर्क फ्लक्स के सेम डायरेक्शन में बनेगा, यानी टॉर्क ऐसे बनेगा। ऐसे क्यों बन रहा है, क्योंकि मैंने टॉर्क का एक और प्रिंसिपल सिंक्रोनस में बताया था, रोटर एमएमएफ ट्राइज टू कैच द स्टेटर एमएमएफ। तो इसमें लिखना, इन द फेजर डायग्राम द टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन सच अ डायरेक्शन दैट द रोटर एमएमएफ tries to catch the stator MMF in order to make the angle between them zero। क्योंकि टॉर्क हमें पता है किस पे डिपेंड करता है, साइन लैम्डा पे, तो वो लैम्डा को ही जीरो करने की कोशिश करेगा, इफेक्ट अपोजेस द कॉज। टॉर्क लैम्डा की वजह से ही तो बन रहा है, दोनों के बीच में अगर कोई एंगल ही नहीं होता तो कोई टॉर्क ही नहीं बनता। तो टॉर्क इस एंगल को कम करने की कोशिश करता है, और एंगल कम कब होगा, जब रोटर का एमएमएफ स्टेटर के एमएमएफ को कैच कर ले, उसे पकड़ ले। ठीक है, तो देखो दो तरीके हुए, एक तो टॉर्क पोल्स बना के निकाल सकते हो, एक टॉर्क तुम फेजर डायग्राम से निकाल सकते हो। तो ये दोनों तरीके से टॉर्क की डायरेक्शन पता की जा सकती है, और डायरेक्ट अगर याद रखना है तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड घूमती है उसी डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। बात क्लियर हुई? ठीक है, ये पोल्स प्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जो स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है कि दोनों की स्पीड ns ही होगी, वो हम आगे चल के प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। इसके अंदर याद रखने वाली बात क्या है, क्योंकि हमारा पहला लेक्चर था कि ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मशीन में क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं, उसके लिए मैंने आपको टेबल बनवा दिया है, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट बनाते वक्त ये चीजें काम आने वाली हैं। दूसरी बात कि इंडक्शन मशीन कैसे काम करती है ये मैंने समझाया। उसके अंदर हमने ये देखा कि दो कंस्ट्रक्शन होते हैं, स्क्विरल केज और वाउंड रोटर। स्क्विरल केज में रोटर पे अपने आप स्टेटर के बराबर पोल आते हैं, वाउंड रोटर पे हमें बनाने पड़ते हैं। और हमने ये देखा कि फ्लक्स और एमएमएफ का फेजर कैसे बनता है और उससे टॉर्क के बारे में कैसे बात की जाती है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। आगे इंडक्शन मशीन के फिजिकल कॉन्सेप्ट्स हम लोग अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।